दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। खबरों की शुरुआत उस 27 साल के लड़के के साथ जिसकी एक निहायत ही नाकारा सिस्टम ने और इस सिस्टम में दीमक की तरह चिपके कामचोर, मक्कार और मोटी चमड़ी के अफसरों बाबुओं ने जान ले ली। और अब जबकि ग्रेटर नोएडा में युवराज मेहता की मौत एक मुद्दा बन चुकी है, तो ये पूरा कामचोर तंत्र फड़फड़ा रहा है, हाथ पैर मार रहा है। इसलिए क्योंकि अब इन्हें अपनी खाल बचानी है, अपनी नौकरी, तनख्वाह, पेंशन, ग्रेच्युटी बतानी है। नोएडा अथॉरिटी और नोएडा पुलिस अब फुल एक्शन दिखा रही है, लेकिन हम कहेंगे हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। और चलिए अब एक्शन पर ही आ गए हैं तो हम भी कुछ मदद कर देते हैं। ये बता देते हैं कि युवराज की मौत के लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले वो कार आपके सामने रखते हैं जो सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं, सिस्टम की नाकामी का सबूत है। शुक्रवार की रात घना कोहरा और 50 एकड़ में फैला पानी से भरा गड्ढा, यहीं गिरा युवराज और यहीं सांसों के लिए संघर्ष करते युवराज की जान चली गई। 91 घंटे यानी पूरे 4 दिन के बाद ये कार जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाहर निकाली गई है। यही वो कार है जिसकी छत पर बैठकर युवराज ने जीने की भीख मांगी थी। वो अपने पिता को फोन करता रहा, पापा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। लेकिन बज बजाते सिस्टम ने मानो उसे मरने के लिए ही छोड़ दिया हो। अगर समय पर तलाशी होती, मौके पर सुरक्षा होती, गड्ढे को ढका गया होता, तो आज युवराज जिंदा होता। हादसे के 4.5 घंटे बाद युवराज का शव ढूंढा जा सका। उसे लोहे के खड़े सरियों और कीचड़ से भरे गड्ढों के बीच से बाहर निकाला गया और हादसे के 91 घंटे के बाद उसकी कार निकाली गई है। नोएडा अथॉरिटी का बरसों से सोया हुआ सिस्टम पहले ही जाग गया होता तो यह हादसा नहीं होता, लेकिन अब चमड़ी बचाने के लिए सरकारी तत्परता दिखाई जा रही है। लेकिन एक बार इसके एक्शन की स्पीड पर भी जरा आपको जरूर गौर करना चाहिए। युवराज का शव मिला 4 घंटे के बाद, यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई 60 घंटे के बाद, नोएडा के सीईओ को हटाया गया 65 घंटे के बाद, बिल्डर को गिरफ्तार किया गया 82 घंटे के बाद और युवराज की कार मिली पूरे 91 घंटे के बाद। आज फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, मौके का मुआयना किया। कल यूपी सरकार की बनाई एसआईटी जाएगी और सीन रिक्रिएट करेगी। ये देखेगी कि युवराज की कार कहां से आ रही थी, कैसे गड्ढे में जा गिरी, स्पीड का अंदाजा लगाएगी। कार की टेक्निकल जांच भी कराई जाएगी कि कहीं कोई खराबी तो नहीं आई थी, कहीं ब्रेक तो फेल नहीं हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि युवराज की कार उस गड्ढे में कैसे जा गिरी। घना कोहरा था, अंधेरा था और सामने मौत का खुला हुआ गड्ढा। ना कोई बैरिकेड, ना कोई चेतावनी, ना कोई रेडियम बोर्ड, ना कोई लाइट। तो फिर ये लापरवाही थी किसकी? किसकी गलती से एक हंसता खेलता इंसान मौत का शिकार बन गया? नोएडा अथॉरिटी ने अपनी बुद्धि पर वो कौन सा पत्थर रख लिया था? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोहरे में बिना चेतावनी ये गड्ढा मौत का जाल बन जाएगा? सबसे शर्मनाक बात आप सुनिए, इसी जगह पर 17 दिन पहले भी एक हादसा हो चुका था। अगर 17 दिन पहले उस हादसे के बाद बैरिकेड यहां पर लगा दिया जाता, हादसे को रोकने का इंतजाम किया जाता, तो आज युवराज जिंदा होता। दरअसल ये चूक नहीं, ये सीधे सीधे जानलेवा लापरवाही है। 31 दिसंबर की रात ही गुरविंदर सिंह का ट्रक यहां टकराया था, उसी से ये दीवार टूटी। गुरविंदर पानी में गिरा, उसे 4 घंटे में बचाया गया। अगले दिन ट्रक को क्रेन से निकाला गया, लेकिन नोएडा अथॉरिटी को क्यों नहीं लगा कि बैरिकेडिंग कर दें ताकि फिर इस तरह के हादसे नहीं हो। और अब देखिए, मौके पर एसआईटी के पहुंचने से पहले जितनी बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, क्या इनमें से 2-4 बैरियर पहले नहीं लगाए जा सकते थे? और लगा दिए गए होते तो क्या युवराज की कार गड्ढे में गिरती? क्या उसकी जान जाती? ट्रक ड्राइवर तो ये तक कह रहा है कि मदद करने के बजाय नोएडा अथॉरिटी वाले दीवार का खर्चा मांगने पहुंच गए थे। मैं सर आ रहा था 153 सेक्टर से, तो
जैसे वहाँ स्पीड ब्रेकर पड़ता है, स्पीड ब्रेकर पार किया तो आगे टी पॉइंट पड़ता है, तो टी पॉइंट में ना तो वहाँ कोई साइन बोर्ड है, ना कोई लिखा हुआ है कुछ, ना वहाँ वो जो रोड पे चिट्टी पट्टी होती है ना वो है, तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो जैसे रोड से ठीक 10 कदम पे वो नाला है, तो जैसे मेरी गाड़ी नीचे उतरी मैंने तुरंत हैंड ब्रेक फेंक दी, लेकिन गाड़ी को रुकने के लिए जगह चाहिए, गाड़ी रुकती रुकती रुकेगी तो गाड़ी वो नाला पार कर गई। उसके बाद मैं देखने लगा नीचे उतर के क्या बात होगी, तो मैंने जैसे टायर पे पाँव रखा तो टायर तो फ्रीज आगे वाला, मैं नीचे गिर गया। तो दूसरे दिन पुलिस वालों को पुलिस ने कोई हमारी मदद नहीं करी, उल्टा अथॉरिटी वाले हमसे पैसे मांग रहे हैं। इस तरह की स्थिति हो और सामने होकर भी अगर नहीं दिखे तो इसकी सिर्फ दो वजह हो सकती है, या तो मोतियाबिंद या फिर अक्ल पर आलस, कामचोरी, मक्कारी का पर्दा पड़ा हुआ हो। युवराज की मौत एक उदाहरण है कि यूपी की टेक सिटी, हाईटेक सिटी और सबसे कमाऊ सिटी नोएडा में लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी किस तरह के लोगों के हाथों में है। कैसे सुविधा देने की बजाय यहाँ का सिस्टम दफ्तरों में कुर्सियां तोड़ रहा है। जिस 50 एकड़ के गड्ढे में युवराज की कार गिरी, या कहीं कभी मॉल बनना था, लेकिन बिल्डर ने प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया। अब जाकर बिल्डर कानून के शिकंजे में है। लेकिन सरकारी कामचोरी भी देखें, कई साल से यह गड्ढा तालाब बना हुआ है। 2015 में ही यह तय हुआ था क्यों ना इसके पानी को हिंडन नहर में पहुंचाने का इंतजाम कर दिया जाए। 2015 में सिंचाई विभाग ने हेड रेगुलेटर का प्रस्ताव दिया। 2016 में नोएडा अथॉरिटी ने 13.5 लाख रुपए जारी भी किए। कई बार सर्वे हुए, बैठकें की गई, लेकिन काम ठंडे बस्ते में चला गया। 2023 में नोएडा अथॉरिटी को प्रोजेक्ट में देरी की याद दिलाई गई। 2023 में सिंचाई विभाग ने नोएडा अथॉरिटी को बकायदा पत्र लिखा, लेकिन नोएडा अथॉरिटी अपनी कामचोरी में लगातार खोई रही। आज जब एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे ने इन सारे अफसरों के फोन घनघनाए, उसके बाद मिला क्या, देखिए जरा। 9 अक्टूबर 2023 को जो सिंचाई निर्माण खंड गाजियाबाद के कार्यकारी अभियंता ने उन्हें पत्र लिख करके ये जानकारी दी थी कि 2015 में तैयार की गई ड्रेनेज योजना सिर्फ फाइलों में दम तोड़ रही है, उस पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या कार्यवाही की है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज़ लगातार नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो आरोप नोएडा प्राधिकरण पर लग रहे हैं उनकी जानकारी मिल सके, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। इस वक्त हम जल विभाग के महाप्रबंधक आरपी सिंह के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारी बात हो जाए। फिलहाल वो इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद नहीं हैं। नोएडा अथॉरिटी के रंग ढंग आपने देख लिए, अब नोएडा पुलिस को भी देखिए। सवाल उठ रहे हैं, क्या इन्हें आरोपी अफसरों को बचाने का ठेका मिल गया है। डिलीवरी बॉय मनिंदर को 4 दिन से पूरा देश टीवी पर देख रहा है। मनिंदर ही युवराज को बचाने सबसे पहले गड्ढे में कूदे थे। मनिंदर बता रहे थे कि पुलिस और रेस्क्यू टीम ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, ठंडे पानी में उतरने से परहेज किया। लेकिन कल अचानक मनिंदर के सुर बदल गए। उसका पहले वाला बयान और फिर कल का बयान, दोनों सुनिए और अंतर पाइए। टॉर्च दिखा रहा था बराबर कि प्लीज मुझे बचाइए, हेल्प कीजिए, लेकिन उसकी हेल्प में कोई नहीं आया। अगर वो फायर ब्रिगेड वाले चाहते ना, वो 100% लड़का बचता। वो जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुंचता हूँ कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे, लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। मनिंदर इस सिस्टम की शर्मनाक पिक्चर का मुख्य गवाह है, लेकिन अचानक अथॉरिटी और पुलिस को क्लीन चिट देने लगा तो एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल ने उसे ढूंढा। उसके बाद उसने जो जानकारी दी वो और भी हैरान कर गया। तो उन्होंने बोला, मोनिंदर यार एक चीज़ बताओ, आप पुलिस से मिलकर क्यों नहीं चल रहे हो, पुलिस को साथ लेकर क्यों नहीं चल रहे हो, तुमने ये बयान क्यों दिया है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, ये वगैरह वगैरह, ये चीज़ सही नहीं है। ये जो एबीपी न्यूज़ है या कोई भी जितनी भी वीडियो बना रहे हैं, ये 2-4 दिन आएंगे, ये चले जाएंगे,
ये केस भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमको और तुमको यहाँ हमेशा रहना है, ध्यान रखना। ये तो सीधा सीधा मतलब ये है कि मोनिंदा साइड हट जा, वरना तेरे पे निशाना पूरे थाने की गड़ी हुई है। अब मैं ये वेट कर रहा हूँ कि एसआईटी टीम 5 दिन उसकी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मेरे ऊपर क्या एक्शन होगा, मैं ये वेट कर रहा हूँ। सच्चाई बता, इसी वजह से आपने अपना जो बयान बदला फिर उसके बाद? सर देखो, उस टाइम उन्होंने ये बोला था कि एक छोटी सी क्लिप दे दे हमें, हमारे साथ मिलके चल, वीडियो बना ले, मैं हमारे साथ एक और कोई, हमें तुझसे कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा के सामने बात कर, लेकिन पुलिस को बचा। ये वीडियो किसने रिकॉर्ड किया है? ये पुलिस वाले ही थे जी। अब सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस पर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों का दबाव तो नहीं है कि चश्मदीद को डराया धमकाया जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सड़क दुर्घटनाओं पर अक्सर अपनी चिंता जताते रहते हैं। युवराज की मौत पर आज एबीपी न्यूज से भी वो कुछ बोले हैं, सुनिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं इसको इसलिए समझ सकता हूं कि मैं भी रोड एक्सीडेंट का एक विक्टिम रहा हूं। जी सर। मेरा पैर 4 जगह टूटा था और इसलिए यह घटना बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मंत्री जी से सवाल ये पूछा जाएगा कि सड़क पर गड्ढा हो, सड़क किसी खाई में जाकर खत्म हो रही हो, कोहरे अंधेरे में ट्रैफिक सिग्नल बेकार हो और इन सबको सुधारने वाला सिस्टम कामचोरी में ही डूब गया हो, तो जान आखिर बचेगी कैसे। हालांकि अब नोएडा के बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है, अधूरी साइट्स के ऑडिट के आदेश निकले हैं, एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाई गई है। ये किसी भी हादसे के बाद का एक स्टाइल है जिसमें हुजूर हमेशा बाद में ही जगते हैं। यहां सिस्टम ही हुजूर है, अफसर हुजूर हैं, अथॉरिटी हुजूर है, पुलिस और एजेंसी हुजूर है, जनता तो कुछ है ही नहीं, वो तो पानी में डूब जाने के लिए है। युवराज की मौत के बाद इन हुजूरों ने आने में बहुत देर कर दी। पानी में युवराज डूबकर मर गया, लेकिन शर्म से मर जाने को क्या चुल्लू भर पानी भी इस सिस्टम को नसीब नहीं है। जनहित पे आगे बढ़ेंगे। यूपी की राजनीति का रुख करते हैं, जहां चुनाव में अभी 12 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी शतरंज पर गोटियां फिट करने की कोशिश अभी से ही तेज हो चली है। आज जिस खबर के बारे में मैं आप बात करने जा रही हूं, वो खबर अखिलेश यादव और ओवैसी के बीच पक रही खिचड़ी की है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं जिन्होंने अपने एक बयान से अटकलों के बाजार को गरमा दिया है। रामशंकर राजभर यूपी में सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए सपा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उनका बयान सुनिए। पूरा प्रदेश जान रहा है और पूरा देश जान रहा है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, इसलिए इस लड़ाई में सबको साथ आना चाहिए। एमआईएम को भी बोलेंगे कि साथ आ जाए, जिनको भी एमआईएम को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन। मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और पीडीए की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। सीधे और साफ शब्दों में रामशंकर राजभर ओवैसी से हाथ मिलाने के संकेत दे रहे हैं और ये संकेत महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी को मिली जीत को लेकर पूछे गए सवाल में सामने आया। एमआईएम ने क्या शर्त रखी है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। क्या ओवैसी की बढ़ती ताकत से अखिलेश यादव की पार्टी हिली हुई है? क्या ओवैसी देश के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हो गए हैं? क्या ओवैसी का बढ़ता प्रभाव सेक्युलर दलों के लिए चुनौती बन रहा है? क्या समाजवादी पार्टी को डर है कि अगर साथ नहीं लिया तो मुसलमान कहीं टूट ना जाए? पुराने रिकॉर्ड को पीछे रखें तो पिछले 2 महीनों में ओवैसी की पार्टी मुसलमानों के बीच ताकतवर बनकर उभरी है। नवंबर महीने में जब बिहार चुनाव के नतीजे आए तो उसमें ओवैसी ने अपनी ताकत दिखाई थी। सीमांचल में न सिर्फ मुसलमानों के रहनुमा बनकर उभरे, बल्कि उन सभी सीटों पर दोबारा जीत हासिल की जहां के विधायक टूटकर आरजेडी में गए थे। ओवैसी ने बिहार में आरजेडी गठबंधन को नुकसान किया और अभी पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में शानदार सफलता हासिल करके सेक्युलर पार्टियों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। हो न हो इन दोनों नतीजों ने समाजवादी पार्टी को अलर्ट किया है, सोचने पर मजबूर किया है, क्योंकि याद करें बिहार चुनाव में एमआईएम ने आरजेडी के सामने गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, कई बार दिया था, जिसे लालू यादव तेजस्वी यादव ने ठुकरा दिया था। अब इस बार प्रस्ताव का प्रारूप समाजवादी पार्टी ने ही तैयार किया है। वैसे ओवैसी की पार्टी ने शर्त रखी है कि अखिलेश यादव खुद दावतनामा भेजे। जारी कर दिया कि
एमआईएम का स्वागत है 2027 में बीजेपी को रोकने के लिए। पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं, आप हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। तो गलत बयानी मत कीजिए। आपसे गुजारिश है कि अखिलेश यादव जी से एक असली वाला दावतनामा, स्वागतनामा आप जारी कराइए। यूपी में 19% के करीब मुसलमान हैं। पिछले 2 चुनावों से वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है। अखिलेश यादव के साथ ही मायावती भी मुस्लिम वोटों की दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी से पहले मुसलमान बहन जी को वोट दिया करते थे। उसके पहले के दौर में कांग्रेस को मुसलमानों के वोट मिलते थे। यूपी में कुल मुस्लिम आबादी 19% है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ 26% मुसलमान आबादी है। यूपी में 14 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। इन जिलों में ओवैसी अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। वैसे 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। तब 95 सीटों पर लड़ने वाली एमआईएम को महज 0.5% वोट मिले थे। इनमें 24 सीटों पर 5,000 से लेकर 36,000 के बीच वोट थे। 71 सीटों पर 5,000 से कम वोट मिले, लेकिन ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे थे। वैसे तो कांग्रेस और एसपी के गठबंधन की चर्चा है, लेकिन पेंच फंसता है तो संभव है समाजवादी पार्टी प्लान बी के तहत ओवैसी से संपर्क करे, फोन लगा ले। इंडिया अलायंस की बैनर पे पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2027 में होना है। तो उसमें जो सभी पार्टियां हैं, हम ये चाहते हैं कि बीजेपी आरएसएस को हराने में जो लोग भी ईमानदारी से इसके सामने खड़े हुए हैं बीजेपी आरएसएस के, कि कौन सी पार्टी आगे जोड़ेगी नहीं जोड़ेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। देखिए, एक तो बात ये क्लियर हो गई कि समाजवादी पार्टी के सांसद को ये निश्चित हो गया है कि 2027 में उनकी हार है। इसीलिए उन्होंने पीडीए में सबको शामिल होने का न्योता दे दिया, एमआईएम को भी न्योता दे दिया। यानी वो समझ गए हैं कि यूपी में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब यूपी में किसकी बिरयानी पकेगी, किसकी खिचड़ी, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। ओवैसी को लेकर संभावनाएं टटोली जा रही हैं समाजवादी पार्टी में। लेकिन उधर ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में कुल 126 वार्ड जीते। इनमें 8 वार्ड पार्षद मुंबई और 5 ठाणे नगर निगम से जीते हैं। इन्हीं में से एक काउंसलर सहर शेख ने राजनीति का पारा हाई कर दिया है। सहर शेख ठाणे नगर निगम के सबसे कम उम्र की वार्ड पार्षद हैं। एमआईएम के टिकट पर महज 22 साल की उम्र में मुंब्रा इलाके से जीत हासिल की है। लेकिन सहर शेख ने अपनी जीत के जश्न के दौरान जो भाषण दिया वो विवाद की वजह बन गया। सहर का बयान सुनिए। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है। इंशाल्लाह हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। इस बयान में सहर शेख ने ठाणे के उपनगर मुंब्रा को ग्रीन यानी हरे रंग से रंगने की बात कही है। इस बयान के 2 मतलब निकलते हैं। पहला, धार्मिक मजहबी, जिसे माने तो पूरे इलाके को मुसलमानों के रंग में रंग देना है। दूसरा, राजनीतिक अर्थ है, जिसके हिसाब से मुंब्रा इलाके को पार्टी के झंडे के रंग में रंगना है। अब बीजेपी और शिवसेना ने धार्मिक एंगल वाले बयान को पकड़ लिया। शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, जिस मुंब्रा में आतंकवादी इसरत जहां रहती थी उसे एमआईएम पूरा हरा करने की धमकी दे रहा है। महाराष्ट्र पुलिस को इन धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए और साथ में ठाणे म्यूनिसिपैलिटी का बुलडोजर भी लेकर जाना चाहिए। मजहबी उन्माद फैलाकर जो लोग चुनाव जीते हैं उनके इरादे नेक नहीं लग रहे। जिस तरीके से मुंब्रा में एमआईएम के 6 नगर सेवक चुनकर आए और उन्होंने इस तरह की धमकी दी कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे, यह अपने आप में एक चुनौती है। और इस चुनौती के साथ साथ जिन्होंने हरा करने की धमकी दी उनको हम बता देना चाहते हैं, आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। पार्षद सहर शेख ने किस सोच के साथ बयान दिया है, इसके बारे में आपको बताएं उसके पहले इनका एक और बयान देखिए, जो सोशल मीडिया में न सिर्फ वायरल है बल्कि भड़काऊ बयानों की कैटेगरी में रखा जा रहा है।
कैसा हराया कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। अब जरा ये भी जान ले कि मुंब्रा को हराने वाली वहां पर जीत दर्ज करने वाली आखिर सहर शेख कौन है जो हरा करने का दावा कर रही है मुंब्रा को। शरद पवार की पार्टी के नेता रहे यूनुस शेख की बेटी हैं सहर। पहले शरद पवार की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती थी, नामांकन से ठीक पहले पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आखिरी मौके पर सहर शेख को वैसी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना लिया। ठाणे के वार्ड नंबर 30 से चुनाव जीतकर आप पार्षद बनी हैं। और अब कहानी यह है कि सहर के बयान को मजहब के चश्मे से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि हरा रंग मुसलमानों के लिए धार्मिक पहचान से जुड़ा है। इस्लाम में इसे पवित्र शुभ माना जाता है। यही वजह है कि कई राजनीतिक दलों का झंडा हरे रंग का है। मुस्लिम राजनीति करने वाले ओवैसी की पार्टी का झंडा हरा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम की पार्टी का झंडा भी हरे रंग का है। यूपी में मुस्लिम राजनीति करने वाली पीस पार्टी का झंडा भी हरा है। महाराष्ट्र के मालेगांव में चुनाव जीतने वाली इस्लाम पार्टी का झंडा भी हरा है। बिहार में आरजेडी का झंडा भी हरे रंग का है। झारखंड में जेएमएम के झंडे का रंग भी हरा ही है। और अब सहर शेख ने हरे रंग से मुंब्रा को रंगने की जो बात कही वो मजहबी नजरिए से कही गई है या फिर राजनीति के चश्मे से, ये बहस और विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन पूरे मामले पर सहर ने जो सफाई दी है उसे भी सुनिए। मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून बट वो नहीं था। ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एमआईएम का झंडा ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। अब जानते हैं वैसे की पार्टी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करने के लिए जानी जाती है। ऐसे में सहर शेख के बयान को भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन अपनी सफाई के जरिए उन्होंने विवाद के आग पर पानी डालने की कोशिश की है। अब ये विवाद क्या थम जाएगा या और बढ़ेगा, इस पर बनी रहेगी नजर। आगे बढ़ते हुए बात बिहार की, जहां इन दिनों बढ़ते अपराध को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत और जांच में लापरवाही के खिलाफ आरजेडी की महिला नेताओं ने आज प्रदर्शन किया। तो बक्सर में नाबालिग से रेप के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दी। विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। उधर बक्सर रेप कांड में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पटना नीट छात्र की गुत्थी उलझी हुई है। शुरुआती जांच में पटना पुलिस ने छात्रा की मौत को सुसाइड ठहराकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की थ्योरी पलट गई। अब पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की ओर से जारी नीट छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने छात्रा की मेडिकल हिस्ट्री खंगालने के बाद अब पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हाई लेवल जांच के लिए पटना एम्स भेजा है। पीएमसीएच की रिपोर्ट में पहले यह बात कही गई थी कि पीड़ित छात्रा से यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जांच टीम को सेकेंड ओपिनियन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की कई रिपोर्ट्स पर पहले भी विवाद हो चुके हैं। डॉक्टर के नाम का खुलासा एसआईटी ने किया नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी रह चुके हैं। उनकी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद डॉक्टर दिल्ली से वापस पीएमसीएच भेज दिए गए। पीएमसीएच में भी एक रिपोर्ट पर विवाद हुआ तो वो मधेपुरा भेजे गए। 2 साल पहले भी एक केस में इनकी बनाई रिपोर्ट पर विवाद हुआ था। तब एफएसएल रिपोर्ट आने पर डॉक्टर साहब अपनी बनाई रिपोर्ट से मुकर गए थे। अब पटना के साथ ही नीट छात्रा के गृह जिले जहानाबाद में भी मौत के तार तलाशे जा रहे हैं। आज एसआईटी की टीम जहानाबाद पहुंची, जहां एक युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ हो रही है। जांच के दौरान एसआईटी ने मीडिया के कैमरों को बंद करा दिया। खबरों में आगे बढ़ते हुए आम आदमी से जुड़ी हुई वो खबर जो सीधे आपको प्रभावित करती है। सोने चांदी के दामों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इतिहास में ऐसा मौका शायद ही कभी आया हो जब इतनी तेजी से सोने और चांदी के दाम बढ़े हों और किसी को भी इसका अंदाजा ना हो कि ये आग बुझेगी कब। देश भर में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर सोने और चांदी के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं।
सोने चांदी के दामों में ऐसी रेस लगी है कि कभी सोना तेज दौड़ रहा है तो कभी चांदी के दाम फर्राटा भर रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है जब आप ज्वेलरी शॉप में पहुंचते हो और पल पर बदलते दाम देख आप भी हैरान रह जाते हो? जून में ही मैंने एक चीज परचेज करी थी, तब था 87 था। एकदम से 6 महीने में रेट इसका इतने बढ़ गए, ये इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। तो हम तो आज ही परचेज करके जा रहे हैं, कल कौन देख के आया है। ज्वेलरी शॉप मालिकों को भी नहीं मालूम कि भागते दामों की रफ्तार कब काबू में आएगी। क्या सोने की कीमत 2 लाख पहुंचने वाली है नियर फ्यूचर में? मेरी सोच है कि 31 मार्च से पहले 2 लाख पहुंच जाएगी। 31 मार्च से पहले 2 लाख के पार सोना जाने वाला है। और चांदी 4 लाख रुपए मिनिमम। सोना फिर भी संभल कर चल रहा है, लेकिन चांदी के भाव तो आपसे हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इसके कई कारण हैं, जैसे वैश्विक तनाव और ट्रंप की नीति, चीन का चांदी के एक्सपोर्ट को रोकना, दुनिया के बाजार में आए दिन उठापटक का होना। वैश्विक माहौल तनावपूर्ण होने की वजह से भी सोने चांदी के दामों में इतना दम आ गया है कि खरीदारों की सांस फूल रही है। सवाल है कि करें क्या? तो आपको यथाशक्ति निवेश करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ज्यादा खरीदारी की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सोने चांदी के दाम पर कब ब्रेक लग जाए कहना मुश्किल है। खरीदारी से पहले किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। यानी सोना चांदी खरीदने वाले जरा संभल कर चलें। आगे बढ़ते हुए अब वक्त हो चला है आज के जनहित स्पेशल का। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और योगी सरकार के बीच धर्मयुद्ध अब भीषण होता जा रहा है। मौनी अमावस्या पर पालकी से संगम स्थान से रोकने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले ही भड़के हुए थे और अब सरकार ने उनसे शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगकर उनका गुस्सा और भड़का दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सीधे सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का हट है या सनातन परंपरा पर सरकारी हमला? आखिर ये पूरा मैटर है क्या जिस पर यूपी में छिड़ा हुआ है धर्मयुद्ध? यही है आज का जनहित स्पेशल। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं, शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे। हमको उत्तेजित कर रहे थे कि ये उत्तेजित होके कूदे और कूदते ही हम लोग जो करना है हमको कर दे। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। वो शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके अभिषेक पर ही प्रतिबंध है। उनको शंकराचार्य आप बताएंगे? ये सरकार बताएगी, ये मेलाधिकारी पूछेगा कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। अब एक शंकराचार्य जी उस अपने बयान से इस सच्चाई को झुटला नहीं सकते। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूब है, वो हिंदू नहीं है। बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जबरदस्त तरीके से आक्रोशित हैं। प्रयागराज के माघ मेले में खूंटा गाड़कर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूब है, वो हिंदू नहीं है। आखिर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इतना क्यों भड़के हुए हैं और सरकार के विरोध धर्म युद्ध क्यों छेड़े हुए हैं? इसकी 2 वजह है।
पहली वजह तो ये कि मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान करने जा रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के रथ को मेला प्रशासन ने रोक दिया था। उनके शिष्य और समर्थकों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हो गई थी। नौबत मारपीट तक आ गई, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने अपने समर्थकों को कंट्रोल करने की रिक्वेस्ट भी की थी। रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, आपके लोग 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, आप अपने लोगों को रोकिए, रिक्वेस्ट है। आज तक कुंभ के स्नान में किसी भी अखाड़े की शाही परंपरा में भी 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर सबकी बग्घियां रोकी जाती हैं। आप तो हुए हैं 50 फीट चलने को तैयार नहीं है। ये सीधे सीधे धर्म का दुरुपयोग है। बात यही रफा दफा हो जाती तो संभल भी जाती, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो धरने पर बैठ गए और बैठे बैठे ही सरकार से सीधा लोहा लेने लग गए। इस समय हम जो गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं वो जनता में जा रही है, तो लोगों को लग रहा है, राजनीतिक दलों को, कि हमारा चंदा बंद हो जाएगा अगर गौ हत्या बंद हो गई तो इसलिए वो गौचर भूमियों पर उन्हें कब्जा करा रखा है अपने कार्यकर्ताओं का, वो छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए वो अब हमको लोगों को अपमानित कर रहे हैं, लांछित कर रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग मेला छोड़ के भाग जाएं। धक्का मुक्की से शुरू हुई बात अब बतंगड़ बन चुकी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुद के अपमान और बदसलूकी के लिए माफी मंगवाना चाह रहे थे, लेकिन प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उनसे शंकराचार्य होने का सबूत ही मांग लिया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने बकायदा नोटिस जारी करके एक तरह से शंकराचार्य होने के कागज भी मांग लिए। 24 घंटे के अंदर साबित करने को कह दिया कि वो वास्तव में शंकराचार्य हैं। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 2022 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई गई थी। नोटिस में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अभी ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि मामला विचाराधीन है और अंतिम फैसला नहीं आया है। नोटिस में यह भी कहा गया कि मेला क्षेत्र में लगे उनके शिविर के बोर्ड पर नाम के आगे शंकराचार्य लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जा रहा है। नोटिस में क्लैरिफिकेशन मांगा गया कि वो शंकराचार्य उपाधि का प्रयोग किस आधार पर कर रहे हैं। उन्हें साबित करना होगा कि ये वैध है, अन्यथा प्रतिबंध जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। इस नोटिस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को और ज्यादा गुस्से से भर दिया। नोटिस तो वापस उनको लेनी पड़ेगी, या तो फिर उसके लिए आगे कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो माफी नहीं मांगेंगे तो उसका फल भोगेंगे, इसमें कौन सी बात है। क्या करेंगे? जो उन्होंने किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा ना उनको। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करता है उसको अपने आप फल मिलता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, ये सनातन धर्म है। यहाँ करने वाले को अपने आप उसका फल जनरेट हो जाता है और मिल जाता है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। यहाँ हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, करने का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। यानी माघ मेले में धक्का मुक्की से शुरू हुआ विवाद अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की शंकराचार्य वाली आइडेंटिटी तक पहुंच गया है। आखिर ये मैटर क्या है? दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर कई सालों से कानूनी लड़ाई चल रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 2022 में खुद को शंकराचार्य घोषित किया, पट्टाभिषेक करवाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अंतिम फैसला आने तक कोई आधिकारिक रूप से शंकराचार्य नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश को आधार बनाकर प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का सबूत मांग लिया, जिसका 8 पन्नों का जवाब अंग्रेजी भाषा में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर दुर्भावनापूर्ण, भेदभावपूर्ण और मनमाना है। इस नोटिस का उद्देश्य स्वामी जी का अपमान करना और करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तर्क दिया गया है
कि कोर्ट ने केवल पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है, शंकराचार्य उपाधि लिखने से मान्यता पर नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने वसीयत में शंकराचार्य नामित किया था। द्वारका और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्यों ने भी उन्हें मान्यता दी है। शंकराचार्य पद सनातन परंपरा, काशी विद्वत परिषद और अन्य पीठों की मान्यता से तय होता है। देखिए, अब यही तो बात है। मेला प्राधिकरण का जब गठन किया गया था तो जो एक्ट बना था उसका अध्ययन करिए आप। क्या उसमें ये अधिकार मेला प्रशासन को दिया गया है को किसी आचार्य की डिग्निटी पर सवाल खड़ा कर दे? क्या ये उनको करना चाहिए? क्या ये भारत की शिष्टाचार मर्यादा में आता है? रात को 12 बजे आकर के दीवार पर नोटिस चस्पा कर देना और फिर उसका वीडियो बना करके वायरल कर देना और कहना कि 24 घंटे में जवाब दो, ये सब बातें ऐसी हैं जो जनता में ये माहौल बनाने के लिए की जा रही हैं, जिससे जनता में ये धारणा जाए कि कहीं कुछ गड़बड़ी है, जिस पर प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। माघ मेले में धक्का मुक्की से शुरू हुआ मैटर पहले धार्मिक हुआ और अब पॉलिटिकल हो चुका है, और इसका श्रेय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ही जाता है, जिन्होंने पहले अपना रथ रोके जाने को ईगो का इशू बनाया और अब शंकराचार्य की उपाधि पर सवाल उठे तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर वैसे ही पर्सनल अटैक कर रहे हैं जैसे महाकुंभ के दौरान कर रहे थे। के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, इसका फैसला या तो कानून की कोर्ट में होगा या साधु संतों की समितियों में, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का दावा थोड़ा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि मैं जगत गुरु हूँ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो अभी जगत गुरु भी नहीं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है कि शंकराचार्य पद तभी मान्य है जब 13 अखाड़े चादर ओढ़ाएं, जो अभी नहीं हुआ है। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति ने कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद पर रोक है। संत समाज खुद इस बात पर बटा हुआ है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं या नहीं। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य वाली पदवी पर सवाल उठ रहे हैं, तो उनके शंकराचार्य बनने के सफर पर भी एक नजर डाल लीजिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म नाम उमा शंकर उपाध्याय था। उनका जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ब्राह्मण परिवार में हुआ। शुरुआती जीवन में वो छात्र राजनीति में सक्रिय थे। कॉलेज में चुनाव भी लड़ा था। बाद में उन्होंने संन्यास लिया और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नाम प्राप्त किया। 2006 में उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद 12 सितंबर 2022 को उनका पट्टाभिषेक हुआ। इस आधार पर वो खुद ज्योतिष पीठ के 46वें शंकराचार्य मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य वाली पदवी होल्ड पर है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शंकराचार्य मान चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार को शंकराचार्य पदवी पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, यह धार्मिक परंपरा का अपमान है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया अपना सर्टिफिकेट दिखाएं,
फिर हमारे शंकराचार्य जी से सर्टिफिकेट मांगे। यानी संत वर्सेस सरकार के बीच शुरू हुआ धर्मयुद्ध अब सियासत की जमीन पर भी लड़ा जा रहा है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। माघ मेले में शुरू हुए धर्मयुद्ध को तूल देने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जुटी हुई है, लेकिन योगी सरकार मैटर को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ रही है। धक्का मुक्की की घटना पर सरकार का स्टैंड है कि मेले में व्यवस्था ही सर्वोपरि है, और शंकराचार्य वाले विवाद पर सरकार का स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जरूरी है। इस मैटर पर बीजेपी और योगी सरकार की तरफ से ना तो कोई धार्मिक टिप्पणी की जा रही है, ना ही सियासत। कौन असली कौन नकली ये हम नहीं सोच सकते। ये हमारे धर्म के जो बड़े लोग हैं, जो धर्म का संचालन करते हैं, ये उनका विषय है, ये उनका मुद्दा है, उस पर वो अपनी बात करेंगे। हमारे लिए सभी पूजनीय हैं, सभी सम्मानीय हैं। अधिकारियों के पास क्या जानकारी है, क्या फीडबैक है, ये उस पर अपना जवाब देंगे। इस पूरे विवाद पर एक चर्चा ये भी चल रही है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार से जानबूझकर पंगा लिया है। क्या माघ मेले में बिना इजाजत हजारों भक्तों के साथ रथ यात्रा निकालकर उन्होंने कोई पॉलिटिकल मैसेज दिया है जो अब उन पर ही उल्टा पड़ गया है। इन सवालों के साथ सोशल मीडिया पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। और अब वीडियो ऑफ द डे। देश के जवान इन दिनों गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जी जान से जुटे हैं, लेकिन ब्रेक के दौरान उनका गाया गया क्रिश फिल्म का गीत आज फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2006 में आई ऋतिक रोशन की फिल्म का ये गाना झारखंड के कूड़ा बीनने वाले लड़की की वजह से वायरल हुआ। उसी वायरल टोन में जवान भी गाना गाते थे। और अब आज का जनहित मंत्र। असफल होने पर आप शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से शुरुआत करते हैं। इसी के साथ जनहित में मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।